नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके इस फेवरेट चैनल में, जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और सब आपके सहयोग से हो रहा है। ये सभी आप लोगों के बहुत ज़्यादा सहयोग से हो रहा है। ठीक है, तो अब हम जो चल रहे हैं हमारे बिंदु पर आते हैं कि हमारा जो केंद्र बिंदु वो क्या है, शिक्षा। और शिक्षा के माध्यम से हमें बहुत सारा ज्ञान ग्रहण करना है। ठीक है, ज्ञान की बातें करें तो आज हम जो ज्ञान लेना जा रहे हैं वो है नामवर सिंह, जो बिहार बोर्ड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारा पाठ 9 है, नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया और जिसका नाम है प्रगीत और समाज। ठीक है, प्रगीत और समाज का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, यानी कि आज हम हमारे जो लेखक है नामवर सिंह, उनका लेखक परिचय, साहित्य परिचय, जीवन परिचय सभी कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उनका जीवन परिचय। किनका? नामवर सिंह का। देख लीजिए, नामवर सिंह ये है हमारे बहुत बड़े लेखक है। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें इन सभी ज्ञानियों का ज्ञान ग्रहण करने को मिल रहा है। ये इतने महान साहित्यकार है, इनका ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। तो चलते हैं हम हमारी यात्रा की तरफ, जो है बिहार बोर्ड की तरफ चल रही है। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा परिचय, जिसे बोलेंगे हम जीवन परिचय। क्या बोलेंगे? जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय के अंतर्गत मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि उनका जन्म, मृत्यु, माता पिता, शिक्षा, पत्नी, जो भी उनका जीवन के अंदर जो भी घटित हुआ है वो, उसके अंदर उसके बाद उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा ली है और उनका जीवन किस प्रकार से चला है, साहित्य के क्षेत्र में कैसे आए हैं वो, और साहित्य के अंतर्गत उन्होंने समाज को क्या क्या देन दी है और उसके बाद समाज ने उनको क्या क्या सम्मान प्राप्त किए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे जीवन और साहित्य परिचय के अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है हमारा जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पाठ दिया गया है, जो भी इनकी कृति दी गई है, रचना दी गई है, उस रचना का परिचय आता है। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नामवर सिंह जी का जीवन परिचय। तो देखिए, जीवन के अंतर्गत उनका जो जन्म है, देखिए 28 जुलाई 1927 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? देखिए, जन्म स्थान जो है जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उसके बाद उनके माता पिता का नाम देखिए वागेश्वरी देवी उनकी माता है और नागर सिंह उनके पिता, जो एक शिक्षक थे। ठीक है, नागर सिंह उनके पिता जो एक शिक्षक थे। उसके बाद है शिक्षा के क्षेत्र में, देखिए उन्होंने क्या क्या किया, वह बहुत सारी शिक्षा ग्रहण की उन्होंने। तो प्राथमिक आवाजापुर एवं कमालपुर, यानी प्राथमिक शिक्षा जो उन्होंने प्राप्त करी थी वो आवाजापुर एवं कमालपुर उत्तर प्रदेश के गांवों में हाई स्कूल हिवेट क्षत्रिय स्कूल से उन्होंने प्रारंभ किया था। प्राथमिक शिक्षा उन्होंने वहां से ग्रहण करी थी। उसके बाद आता है बनारस में है। ठीक है, उसके बाद इंटर उदय प्रताप कॉलेज बनारस, वहां से उन्होंने बीए किया और एमए किया। फिर बीएचयू से क्रमशः उन्होंने 1949 एवं 1951 में उन्होंने बीए और एमए किया है। ठीक है, बीएचयू से भी उन्होंने वहां मतलब शिक्षा ग्रहण करी है, कई उपाधियां प्राप्त करी है। पीएचडी देखिए उन्होंने कहां से करी है? बीएचयू, ये यू आएगा, बीएचयू में पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर 1956 में उन्होंने यहाँ पर कार्य किया। ठीक है, क्या करा उन्होंने? देखिए, पीएचडी करी थी उन्होंने बीएचयू में, जो बीएचयू एक शिक्षा संस्थान है, वहां से उन्हें पृथ्वीराज रासो भाषा विषय पर उन्होंने पीएचडी करी है। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, उसी मतलब पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है उस विषय पर उन्होंने पीएचडी करी है। ठीक है, उसके बाद देखिए उनकी पत्नी के विषय में यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि प्रभावती देवी कौन थी। वे प्रभावती देवी का भी परिचय दिया है कि ये कौन थी, उनका भी यहाँ परिचय दिया है। प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी ये। कौन थी? पुत्री। ठीक है, तो प्रभावती देवी इनकी पत्नी थी। ठीक है, और उनकी माता का नाम वागेश्वरी देवी और उनके पिता का नाम नागर सिंह था, जो एक शिक्षक थे। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका जीवन परिचय, जिसके अंदर शिक्षा भी आ गई है। आगे चलते हैं हम। जीवन परिचय में पीएचडी वापस आया, देखिए बीएचयू आएगा। ये बीएचयू में पृथ्वीराज रासो की भाषा पर विषय पर 1956 में उन्होंने पीएचडी करी। उसके बाद उनकी वृत्ति आती है। अब देखिए, वृत्ति के अंदर बहुत सारा यहाँ पर ज्ञान भरा हुआ है। तो वृत्ति देखिए 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में
अस्थायी व्याख्याता रहे थे। ठीक है, 1953 में काशी यानी बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय था। हमारे भारत में जो प्राचीन विश्वविद्यालयों की बात आती है उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसका भी नाम एक आता है, 3 विश्वविद्यालयों में से एक ये भी नाम आता है। वहाँ पर उन्होंने अस्थायी व्याख्याता रहे थे हुए, और 1959 से 60 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे थे। ठीक है, यहाँ पर सागर विश्वविद्यालय है, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। और 1960 से 65 तक का जो समय था वो बनारस में रहकर उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया। ठीक है, यानी कि क्या क्या किया, 1956 में उन्होंने पीएचडी की, उसके बाद 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वे अस्थायी यानी कि पार्ट टाइम प्रोफेसर रहे थे। ठीक है, उसके बाद लेक्चरर रहे थे। 1959 से 60 वर्ष यानी 1 वर्ष के समय में उन्होंने सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, और 1960 से 1965 तक यानी कि 6 वर्ष तक उन्होंने बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन किया था। ठीक है, उसके बाद जनयुग साप्ताहिक पत्रिका दिल्ली में संपादक रहे, और राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी रहे। ठीक है, 1967 में आलोचना त्रैमासिक पत्रिका का संपादन भी किया उन्होंने। ठीक है, आलोचना नाम की जो पत्रिका थी वो त्रैमासिक थी, यानी कि 3-3 महीनों के अंतराल में प्रकाशित होती थी। ठीक है, और 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए। ठीक है, 1974 में कुछ समय तक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निदेशक रहे, और 1974 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए गए। ठीक है, 1987 में जेएनयू से सेवा मुक्ति पुनः अगले 5 वर्षों के लिए वहीं पुनर्नियुक्ति हो गई, यानी कि 1987 में जेएनयू में उनकी जो सेवा मुक्ति हो गई यानी कि सेवानिवृत्त हो गए, और उसके बाद फिर 5 वर्षों के लिए वहीं पर पुनर्नियुक्त हो गए, यानी कि फिर से उन्होंने वो नौकरी ले ली। ठीक है, उसके बाद 1993 से 1996 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे। उसके बाद संप्रति आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक भी रहे। तो देखिए, नामवर सिंह ने संपादन का कार्य भी बहुत ज़्यादा किया है। साहित्य के क्षेत्र में तो उनका योगदान है ही, उनकी कृतियां हैं ही, लेकिन उसके साथ भी उन्होंने यहाँ पर संपादक की जो भूमिका निभाई है वो अग्रगण्य भूमिका है। उनके द्वारा बहुत सी पत्रिकाओं का, बहुत सारी मासिक पत्रिकाओं का या त्रैमासिक पत्रिकाओं का संपादन भी होता रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, सम्मान की तरफ चलते हैं कि भाई इन्होंने समाज को तो इतना सारा ज्ञान दे दिया, अब समाज ने इनके लिए क्या किया भाई। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं हम 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया 1971 में। ठीक है, अब उनकी कृतियां देखिए, अब साहित्य परिचय है उनका, साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने समाज को क्या क्या दिया। ठीक है, तो देखिए, बकलम खुद व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध है ये, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद, पृथ्वीराज राशों की भाषा जिसमें उन्होंने पीएचडी किया था, इतिहास और आलोचना, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद जो आलोचना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, कहना ना होगा, साक्षात्कारों का संग्रह है ये, बहुत सारे साक्षात्कार लिए उनका संग्रह है ये, कहना ना होगा, आलोचक के मुख से। ठीक है, मतलब आलोचक के मुख से क्या क्या बातें निकलती है वे व्याख्यानों का संग्रह के अंतर्गत इन्होंने संकलित किया है, एवं अनेक संपादित पुस्तकें, और बहुत सारी संपादित पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई है। तो ये था उनका सारा साहित्यिक परिचय जो उनकी कृतियों के अंतर्गत बहुत भर भर कर भरा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी आलोचना की एक शिखर प्रतिभा है जिनका विकास 20वीं शती के उत्तरार्ध में हुआ। स्वतंत्रता के बाद की उत्तर शती में हिंदी भाषा और साहित्य में एक अभिनव उत्कर्ष उभार आया, जिसे सामान्यतः लोक प्रतिबद्ध यथार्थवाद के रूप में पहचाना जा सकता है।
आलोचना के क्षेत्र में इस उत्कर्ष और उभार को नामवर सिंह के साहित्य में लक्षित किया जा सकता है। नामवर सिंह की आलोचना में गहरी ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि, परंपरा के रचनात्मक तंतुओं की पहचान एवं सार सहेज, सूक्ष्म समय बोध और लोक निष्ठा के साथ साथ साहित्य कृतियों में रूप एवं अंतर्वस्तु की मानविक समझ दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये था हमारे नामवर सिंह जो हमारे लेखक है, उनका व्यक्तित्व यहाँ उभर कर आया है कि वो किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे। ठीक है, आगे चलते देखिए, साहित्य कृतियां, संरचनाएं और प्रवृत्तियां गणित के फार्मूलों की तरह सहज और सपाट नहीं होती। अब देखिए यहाँ क्या बोला है कि जैसे गणित के जो फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, उन सूत्रों को आप पढ़ लो, याद कर लो और उसके अनुसार आप संख्याओं को रखकर जब हल करते हो तो उसका जो हल है वो शीघ्र ही निकल कर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई है कि साहित्य कृतियां, संरचनाएं, प्रवृत्तियां गणित के फॉर्मूलों की तरह सहज सपाट नहीं होती है। उन्हें समझने के लिए उन्हें आत्मज्ञान करना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है। आत्मसात नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें सहज भाषा में समझ नहीं सकते। तो उन्हें समझने के लिए पहले हमारे अंदर उन तरह के भावों को जागृत करना पड़ता है, तब हम उनके जो जितनी भी कृतियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनके भावों को समझ सकते हैं। ठीक है, उनमें समाज, व्यक्ति या इतिहास के तथ्य लेखकीय मानस में अभ्यंतरीकृत होकर बहुत कुछ बदल जाते हैं तथा एक जटिल संश्लिष्ट रूप धारण कर लेते हैं। अब क्या होता है देखिए कि जब साहित्य की रचना की जाती है तो साहित्य की रचना के अंतर्गत समाज, व्यक्ति और इतिहास कि जो तथ्य होते हैं, तथ्य यानी कि जो सच्चाई होती है, जो भी बातें होती है, जो भी इन चीजों के अंतर्गत आता है, वे तथ्य लेखकीय मानस यानी कि मनुष्य की लेखन क्षमता के अंदर आभ्यंतरीकृत यानी कि उसके अंदर समाहित हो जाते हैं और बहुत कुछ उसके अंदर फिर बदल जाता है तथा एक जटिल यानी कि एक कठिन और संश्लिष्ट रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद उसको सहज समझने योग्य थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, स्वभावतः आलोचक में सामान्य प्रबुद्ध या जागरूक पत्रकार अथवा शास्त्रीय विद्वान की तुलना में एक विशेष प्रकार की अभिज्ञता, सहृदयता और कल्पनाशील बौद्धिक निपुणता वांछित होती है। अब यहाँ क्या बताया है कि स्वभावतः जो आलोचक होते हैं, जो भी साहित्य के जो भी कृति लिखी गई है उसके अंतर्गत उसके विचारों को लेकर या तो गुण दोष बताए जाते हैं, आलोचना की जाती है, समीक्षा की जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर प्रबुद्ध और जागरूक, बहुत बुद्धिमान और जागरूक पत्रकार होते हैं या फिर शास्त्रीय विद्वान होते हैं। उनकी तुलना में एक विशेष प्रकार की अभिज्ञता यानी कि जानने की, जो भी जानना चाहता है, अभिज्ञता, सहृदयता और कल्पनाशील यानी कि एक तो सहृदयता होनी चाहिए, अभिज्ञता होनी चाहिए और कल्पनाशील होना चाहिए यानी कि कल्पनाओं के द्वारा, आप अनुमान के द्वारा, ठीक है, बौद्धिक निपुणता वांछित होती है यानी कि जरूरी होती है। ठीक है, नामवर सिंह में ये खूबियां बदस्तूर है यानी कि नामवर सिंह के अंतर्गत अगर हम साहित्य के लिए जो विशेषताएं ढूंढते हैं, साहित्यकार के लिए जो विशेषताएं ढूंढते हैं, वे सारी की सारी विशेषता नामवर सिंह के अंदर हमें देखने को मिलती है, उनके व्यक्तित्व के अंदर हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आलोचक में संग्रह और त्याग का एक नित्य चेतन विवेक होना चाहिए। अब आलोचक कौन होता है? जो सबसे पहले जो भी कृति लिखी गई है उस कृति के विषय में जितना भी ज्ञान ग्रहण कर सके, जितनी भी चीजें वो ला सके, चीजों को प्रस्तुत कर सके, ऐसी उसके अंदर ये गुण यानी कि क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें ये विवेक होना चाहिए, नित्य चेतनता, हमेशा कुछ न कुछ चेतन अवस्था के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही सहृदय सहानुभूति का नैसर्गिक गुण भी होना चाहिए और वह कृतिकार के यानी कि रचनाकार के प्रति सहानुभूति भी व्यक्त करे, इस प्रकार के भी उनके अंदर गुण होने चाहिए। आलोचक केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि जो रचना है उसकी आलोचना कर रहे तो रचनाकार की भी आलोचना कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रचनाकार के प्रति उसकी संपूर्ण सहानुभूति होनी चाहिए। ठीक है, कहना ना होगा कि नामवर सिंह में ये विशेषता अपने निखरे हुए रूप में पाई जाती है, लेकिन नामवर सिंह भले ही आलोचना करते थे, ठीक है, एक आलोचक के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हुए हैं, लेकिन उनके अंदर ये सारी विशेषताएं देखने को मिलती है, इसलिए वे एक सफल आलोचक के रूप में यहाँ पर उनका व्यक्तित्व यहाँ पर बखूबी झलकता है। ठीक है, हृदय और बुद्धि का आलोचनात्मक तनाव भरा
द्वंद्वात्मक संतुलन उनकी आलोचनात्मक दृष्टि की आधारभूत विशेषता है। ठीक है, आगे देखिए, नामवर सिंह का अध्ययन विस्तृत और गहन है। यानी कि नामवर सिंह के जो व्यक्तित्व का जब हम अध्ययन करने लगते हैं तो उनका जो अध्ययन है बहुत ही बड़ा है और बहुत ही गहरा है। यानी कि उनके व्यक्तित्व का अध्ययन करते करते हमें बहुत अधिक समय लगने वाला है, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा है और गहरा है। ठीक है, यानी कि विस्तृत और गहन है। साहित्य के अतिरिक्त इतिहास, दर्शन, राजनीति, यानी कि केवल उन्होंने साहित्य के अंतर्गत ही अपना नाम नहीं प्रसिद्ध करा है, स्वयं को प्रसिद्धि नहीं दिलाई है। उन्होंने इतिहास के अंतर्गत ऐतिहासिक चीज़ों के लिए या ऐतिहासिक विषयों को लेकर भी उन्होंने बहुत सी ऐसी रचनाएं रची है जिससे उनका नाम प्रसिद्ध हुआ है, यानी कि आज उनको जाना जाता है। दर्शन शास्त्र को ले लीजिए, राजनीतिक शास्त्र को ले लीजिए या समाज शास्त्र को ले लीजिए। ठीक है, आदि अनेक विषयों का अंतरानुशासनात्मक अध्ययन नामवर सिंह ने किया है। यानी कि अंतरानु, उसके अंदर अनुशासनात्मक अध्ययन, जो भी सीमाओं में बंधा हुआ अनुशासनात्मक अध्ययन होता है, वो नामवर सिंह ने इन विषयों को लेकर अपने रचनाओं में यहाँ पर अध्ययन किया है। ठीक है, अपने रचनाओं में इन विषयों को अपने रचनाओं में स्थान दिया है। ठीक है, आगे देखिए, साहित्य, भाषा शास्त्र, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य आलोचना आदि विषय तो सीधे उनकी अभिरुचि और लेखन कर्म के अंग ही है। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि साहित्य जो होता है वो, और भाषा शास्त्र या काव्य शास्त्र, ठीक है, साहित्य के अंदर हम बहुत सारी चीजें ले लेते हैं। ठीक है, साहित्य, भाषा शास्त्र, काव्य शास्त्र या पाश्चात्य आलोचना, जो भी पाश्चात्य संस्कृति के लिए जो साहित्य लिखा गया है उसकी आलोचना करना आदि विषय तो सीधे उनकी अभिरुचि थी, इसमें तो इनका बहुत ही इंटरेस्ट था, इसलिए वो उनकी आलोचना करते थे और उनके प्रति रचना करते थे। आलोचनात्मक साहित्य उन्होंने रच डाला। ठीक है, और लेखन कर्म के अंग ही है, उनकी अभिरुचि के कारण ये सभी उनके लेखन कर्म, उनके लेखन के क्षेत्र में, उनके लेखकीय जीवन में भिन्न अंग बनकर ये सब आए हैं। ठीक है, आगे चलते देखिए, नामवर सिंह पेशे से हिंदी प्राध्यापक रहे हैं। ठीक है, पेशे से वो हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं और वे देश के शीर्षस्थ हिंदी प्रोफेसर के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके हैं। हमारे भारत देश के सर्वश्रेष्ठ जितने भी हिंदी प्रोफेसर हैं उनमें इनका नाम लिया जाता है। साहित्य के छात्र और आलोचक के रूप में वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रह चुके हैं। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम किसने नहीं सुना है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है उनका, और उन्हीं व्यक्तित्व के ये शिष्य है कौन, नामवर सिंह। तो जहाँ गुरु इतने महान है तो शिष्य का महान होना तो बनता ही है। तो नामवर सिंह का जो व्यक्तित्व है वह भी बहुत ही धनी है, बहुत ही गहरा है। ठीक है, द्विवेदी जी, कौन द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं रविंद्रनाथ के संसर्ग में विश्व भारती यानी कि शांति निकेतन में हिंदी के आचार्य रह चुके थे। जब रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके संसर्ग में यानी कि उनके समय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शांति निकेतन में हिंदी के आचार्य यानी अध्यापक भी रहे थे। इस तरह आलोचना के क्षेत्र में रविंद्रनाथ ठाकुर और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की विरासत डॉक्टर नामवर सिंह को प्राप्त हुई, जिसे वे दूसरी परंपरा कहते रहे हैं। दूसरी परंपरा, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रविंद्रनाथ ठाकुर का संयोग जब प्राप्त हुआ नामवर सिंह को, तो वहाँ जो एक प्रतिभा उभर कर आई है वो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा उभर कर आई है। और वो कौन सी प्रतिभा है, नामवर सिंह की। ठीक है, तो नामवर सिंह की देखिए आगे जब हमने पढ़ा कि उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही विस्तृत यानी कि विशाल है और गहरा है, तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है उनका जो व्यक्तित्व इतना विशाल यानी इतना बड़ा और इतना गहरा, इतना गहन उनका व्यक्तित्व यहाँ हमें पढ़ने को मिल रहा है। आगे चलते हैं। नामवर सिंह अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की तरह ही एक ओजस्वी और प्रभावशाली वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय यश अर्जित कर चुके हैं। जिस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने वचनों के माध्यम से यानी कि ओजस्वी सुर और प्रभावशीलता के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपनी विलक्षण क्षमता को वहाँ प्रस्तुत कर चुके हैं, उसी प्रकार से नामवर सिंह ने भी उनका अनुकरण कर और स्वयं को ओजस्वी और प्रभावशाली बनाया और उसी तरह पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को वहाँ प्रस्तुत कर चुके हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। नामवर सिंह को हिंदी आलोचना को एक लालित्यपूर्ण सर्जनात्मक भाषा और मुहावरा देने का श्रेय प्राप्त है। यानी कि उनकी जो भाषा होती है लालित्यपूर्ण होती है और मुहावरेदार होती है। मुहावरों के माध्यम से, छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है। उनकी पहचान हिंदी के आलोचकों की गौरवपूर्ण परंपरा की एक अपरिहार्य कड़ी के रूप में की गई है। वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित प्रगतिशील आधुनिक आलोचक के रूप में आज भी अपनी जीवंत उपस्थिति बनाए हुए हैं। भले ही वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो आलोचना के जो पक्ष है वे आज भी हमारे यहाँ पर जीवंत बने हुए हैं। मार्क्सवादी विचारधारा उनकी जो बनी हुई थी वो आज भी यहाँ प्रतिष्ठित है। इस पाठ्य पुस्तक में संकलित निबंध उनके आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। कौन सी कहाँ से लिया गया है? वाद विवाद नाम का उनका जो संग्रह है, निबंध संग्रह, उस संग्रह से लिया गया है। ठीक है, इस निबंध में हजार वर्षों में फैली, यानी कि हजारों वर्ष में फैली हिंदी काव्य परंपरा पर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ, देखिए हिंदी काव्य परंपरा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर क्या अंकन किया गया था, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उस चीज को, उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, उसके साथ अंतर्दृष्टि के साथ विचार करते हुए प्रगीत नामक काव्य रूप की निरंतरता को हिंदी समाज की जातीय प्रकृति और भाव प्रवाह की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। अब क्या वही प्रगीत नामक एक काव्य है, उस काव्य का समाज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, समाज को लेकर यहाँ पर उसमें क्या विचारधारा पनप रही है, उस चीज को लेकर यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई है प्रगीत और समाज के अंतर्गत। और प्रगीत और समाज का जो ये निबंध है वो कहाँ से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से, उनका जो निबंध संग्रह है वहां से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, कोई भी काव्य रूप ऐतिहासिक सामाजिक जरूरतों की उपज और संपूरक हुआ करता है। ठीक है, यानी कि कोई भी काव्य अगर हम लेते हैं उसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों को लेकर होती है। ठीक है, दोनों की जरूरतों को पूरा करती हुई दिखाई देती है ना। हिंदी में प्रगीत की सामाजिकता और ऐतिहासिकता क्या है और कैसी रही है, हमारी साहित्यिक परंपरा में उसकी अहमियत क्या है, इन बातों की पड़ताल यह निबंध अत्यंत संयत और प्रसन्न विवेक विवेचन शैली तथा भाषा में करता है। अब ये बोला गया है, देखिए कि हमारी जो साहित्य परंपरा में उसकी अहमियत क्या है, कि जो प्रगीत है उसकी सामाजिकता और उसकी ऐतिहासिकता क्या है, कि प्रगीत नामक जो काव्य रचना की गई है उसका समाज पर और इतिहास को लेकर उसको किस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, उस चीज को लेकर यहाँ बताया गया है कि इन बातों की पड़ताल यह निबंध अत्यंत संयत और प्रसन्न विवेचन शैली में और भाषा में करता है, कि इन सामाजिकता के क्षेत्र में उसका क्या योगदान है और ऐतिहासिकता के क्षेत्र में उसका क्या योगदान है। यहाँ पर ये नामवर सिंह की जो रचना है प्रगीत और समाज, इसके माध्यम से ये बताया गया है। आलोचना महज गुण दोष विवेचन से आगे बढ़कर कुछ और भी है, कि आलोचना केवल गुण और दोषों को बताना नहीं होता है, इससे भी आगे है, इससे भी और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसके अंदर आलोचना आती है। ठीक है, वह इतिहास और परंपरा की पहचान करती हुई सामयिक समस्याओं और तथ्यों को ऐतिहासिक सामाजिक असंगति में गहराई से पहचानना भी सिखाती है। यानी कि इतिहास के तथ्यों को यहाँ लिया गया है या नहीं, ठीक है, या सामाजिक असंगति के साथ क्या यह काव्य सुचारू रूप से सही बैठता है या नहीं बैठता है। ठीक है, इसकी गहराई भी सिखाती है। क्या सिखाती है ये, कि आलोचना के अंतर्गत ये चीजें भी आती है सारी। ठीक है, वह वर्तमान को अधिक गहराई के साथ जानने समझने की अंतर्दृष्टि भी जगाती है। ठीक है, ये जो आलोचना है, आलोचना क्या बताती है कि वर्तमान समय में ये जो रचना है वो किस प्रकार से समझी जानी चाहिए और जानी जानी चाहिए। यह सब इस निबंध से सीखा जा सकता है, कि इस निबंध के माध्यम से यह सीखा जाता है कि आप आलोचना के क्षेत्र में आप किस प्रकार से आप किसी रचना का अध्ययन करेंगे। ये सारी चीजें इस रचना के माध्यम से सीखी जाती है। आगे देखिए, नामवर सिंह की समीक्षा तथा सैद्धांतिक व्याख्या में रचनात्मक साहित्य जैसा लालित्य है। ठीक है, लगता है कोई ललित गद्य पढ़ रहे हैं। नामवर सिंह की जो समीक्षा और सैद्धांतिक व्याख्या है, समीक्षा यानी आलोचना और सैद्धांतिक व्याख्या रचनात्मक साहित्य के अंतर्गत
और जैसा लालित्य लगता है, बहुत ही अच्छा सा लगता है कोई ललित निबंध यानी कि छोटा सा सुंदर निबंध, बहुत लघु निबंध हम पढ़ रहे हैं। और आमतौर पर समीक्षा की भाषा शुष्क और उबाऊ होती है, ठीक है। देखिए आमतौर पर, वैसे भी जनरली हम ये देखते हैं कि जो आलोचनात्मक निबंध होते हैं ना, वो बहुत ही बोरिंग टाइप होते हैं। जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमें थोड़ा सा ऊब जैसा महसूस होने लग जाता है कि बहुत उबाऊ पाठ है ये, ठीक है। लेकिन नामवर सिंह की भाषा और शैली बहुत ही प्रभावी है, ठीक है। अब देखिए किसी भी विषय को इतिहास मानते हैं कि बहुत ही बच्चों को सुला देता है, यानी कि मतलब इतने बोर हो जाते हैं उस चीज को पढ़ते हुए। ऐसे ही आलोचना जो होती है, तो आलोचना भी किसी साहित्यकार के अंतर्गत इस प्रकार से होती है कि आलोचनात्मक निबंध पढ़ते इससे उबाऊपन सा लगता है, जैसे ऊब जाते हैं। लेकिन ये नामवर सिंह की जो विशेषता बताई है कि उनके जो लेखन की जो पद्धति है, उनके लेखन की जो शैली है वो बहुत ही प्रभावी, उनकी भाषा और शैली बहुत ही प्रभावी है, सहज ढलान है उनके लेखन में, ठीक है। मतलब आराम से हम उसको समझ सकते हैं, कहाँ ये जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये हम आराम से समझ सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना नहीं पड़ता, वे मुहावरों का अच्छा प्रयोग करते हैं। और मुहावरों में तुकांत होता, तुकों के माध्यम से मुहावरेदार भाषा तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, हमें थोड़ी सी मनोरंजन युक्त लगती है, ठीक है। संबोधन पद्धति से तर्क को जीवंत बनाते हैं। अब बीच बीच में इस प्रकार के संबोधन देते हैं कि वे जो रचना है उसको थोड़ा सा जैसे ही उबाऊपन की तरफ जाता है वो जीवित कर देते हैं, ठीक है। उनकी भाषा में विलक्षण लुसिडिटी है, कटाक्ष है, व्यंग्योक्ति है, वक्रोक्ति है, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा है और विद है। कुल मिला के यहाँ पर सारा का सारा ज्ञान भरा हुआ है। नामवर सिंह की रचनाओं में कौन सी रचना है ये? प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज एक निबंध है जो वाद विवाद एक निबंध संग्रह है, वहां से लिया गया है, जो लिखा गया है नामवर सिंह जी के द्वारा। तो ये था आज हमारा लेक्चर नंबर 1, जो हमने नामवर सिंह का जीवन परिचय पढ़ा, उनका साहित्य परिचय पढ़ा। साहित्य और जीवन परिचय के अंतर्गत हमने बहुत विशाल और गहरा अध्ययन किया है, क्योंकि उनका जो साहित्य परिचय बहुत विशाल और गहन है, और इसी गहन अध्ययन का हमने आज ज्ञान ग्रहण किया है। आगे के लेक्चर में हम फिर से हाजिर होते हैं उनका पाठ लेकर, निबंध लेकर, प्रगीत और समाज।